शतरंज की बाजी पार्ट 2। उधर नौकरों में भी ये कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े खर्राटे लेते थे। घर में कोई जाए उनसे मतलब था ना सरोकार। बमुश्किल से 2-4 दफ़ा बाजार जाना पड़ता। अब आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लगाने का हुक्म होता, कभी पानी लाने, कभी बर्फ लाने का, कभी तंबाकू भरने का। हुक्का तो किसी दिल जले आशिक की तरह हरदम गर्म रहता था। सब जाकर बेगम साहिबा से कहते, हुजूर मियाँ का शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गया है। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ये कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी, घड़ी दो घड़ी खेल लिया, चलो छुट्टी हुई। और फिर हुजूर तो जानती हैं कि कितना मनहूस खेल है, जिसे उसकी चाट पड़ जाती है कभी नहीं पनपता। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। मोहल्ले वाले हर दम हम ही लोगों को टोका करते हैं। शर्म से गड़ जाना पड़ता है। बेगम साहिबा कहती, मुझे तो ये खेल खुद एक आंख नहीं भाता, पर क्या करूं, मेरा क्या बस है। मोहल्ले में 2-4 बड़े बूढ़े थे, वो तरह तरह की बदगुमानियां करने लगे। अब खैरियत नहीं, हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये सल्तनत शतरंज के हाथों तबाह होगी। लक्षण बुरे हैं। मुल्क में वह वेला मचा हुआ था। रियाया दिन दहाड़े लुटती थी, पर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी और यहाँ सामान ऐश के बहम पहुँचाने में सर्फ हो जाती थी। भांड नक्काल कत्थक अरबाब ए निसात की गर्म बाजारी थी। साकिनों की दुकानों पर असरफियाँ बरसती थीं। रईसजादे एक एक दम की एक एक असरफी फेंक देते थे। मसारिफ का ये हाल और अंग्रेजी कंपनी का कर्जा रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता था। उसकी अदायगी की किसी को फिक्र न थी। यहाँ तक कि सालाना खिराज भी अदा न हो सकता था। रेजिडेंट बार बार ताकीदी खतूत लिखता, धमकियाँ देता, मगर यहाँ लोगों पर नफ्स परवरी का नशा सवार था। किसी के कान पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नित नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले तामीर होते और मिस्मार किए जाते। कभी कभी खेलते खेलते आपस में झड़प हो जाती, तू मैं की नौबत पहुंच जाती, पर यह शुक्र रंजियां बहुत जल्द रफा हो जाती थीं। कभी ऐसा भी होता था कि मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते। मीर साहब बिसात उठाकर अपने घर में आ बैठते और कस्में खाते कि अब शतरंज के नज़दीक न जाएंगे। मगर सुबह होते ही दोनों दोस्त फिर मिल बैठते। नींद सारी बदमज़गियों को दूर कर देती थी। एक दिन दोनों अहबाब बैठे शतरंज के दलदल में गोते खा रहे थे कि शाही रियाले का एक सवार वर्दी पहने, असलहे से लैस मीर साहब का नाम पूछता आ पहुंचा। मीर साहब के हवास उड़े, औसान खता हो गए। खुदा जाने क्या बला सर पर आई। घर के दरवाजे बंद कर लिए और नौकरों से कहा, घर में नहीं है। सवार ने कहा, घर में नहीं है तो कहाँ हैं? कहीं छिपे बैठे होंगे। खिदमतगार, मैं यह नहीं जानता। घर में से यही जवाब मिला है। क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊं, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि मजाक है? खिदमतगार, अच्छा तशरीफ़ ले जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने सुनने की बात नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा और तलाश करके ले जाऊँगा। अपने हमराह हाजिर करने का हुक्म हुआ है। सवार तो चला गया। मीर साहब की रूह फना हो गई। कांपते हुए मिर्जा जी से बोले, अब क्या होगा मिर्जा? बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर कमबख्त
कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, कहर ए आसमानी है और क्या कहें। सिपाहियों की मांग हो तो बिन मौत मरे। यहाँ तो जंग का नाम सुनते ही तप चढ़ जा आती है। मीर, यहाँ तो आज के दाना पानी हराम समझिए। मिर्जा, बस यही तदबीर है कि उससे मिलिए ही नहीं, दोनों आदमी गायब हो जाएं। सारा शहर छानता फिरे। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक्शा जमे, वहाँ कैसे खबर होगी। हजरत अपना सामान लेकर लौट जाएंगे। मीर, बस बस आपको खूब सूझी, वल्लाह कल से गोमती पार की ठहरें। उधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थी, तुमने खूब बहरूप भरा। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। उसकी सारी नकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब देख लेना, जो कभी भूल कर भी घर रहे सुबह का गया फिर रात को आएगा। उस दिन से दोनों दोस्त मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलौरियाँ भरे गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में जा बैठे, जो शायद अहद ए मुगलिया की यादगार थी। रास्ते में तंबाकू मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर कर बिसात पर जा बैठते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त सह पीट लिया, इन अल्फाज के सिवा उनके मुंह से और कोई कलमा न निकलता था। कोई चिल्लाकर भी इतने इस्तिगराक की हालत में न बैठता था। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों हजरत गलियों में होते हुए किसी नान बाई की दुकान पर खाना खा लेते और चिलम हुक्का पीकर फिर शतरंजबाजी। कभी कभी तो उन्हें खाने की सुध न रहती थी। उधर मुल्क में सियासी पेचीदगियाँ रोज़ ब रोज़ पेचीदा होती जाती थीं। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे दोनों शतरंजबाज दोस्तों को गम ए दुज्द और गम ए काला से कोई वास्ता न था। वो घर से चलते तो गलियों में हो जाते, कहीं किसी की निगाह पड़ जाए। मोहल्ले वालों को भी उनकी सूरत न दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी फ़ौजें लखनऊ के करीब पहुँच गईं। एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाजी खेल रहे थे। मीर साहब की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मिर्ज़ा साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे कि दफ़अतन कंपनी की फ़ौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ़ करने का फ़ैसला कर लिया था। कर्ज की मिल्लत में सल्तनत हजम कर लेना चाहती थी। वहीं महाजनी चाल चली जिससे आज सारी कमज़ोर कौमें पाब जंजीर हो रही हैं। मीर साहब, अंग्रेज़ी फ़ौजें आ रही हैं। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किस्त बचाइए ये किस्त। मीर, ज़रा देखना चाहिए, आड़ से देखें कैसे। कभी हैकल जवान हैं, देखकर सीना थर्राता है। मिर्ज़ा, देख लीजिएगा, क्या जल्दी है, फिर किस्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, सुर्ख चेहरा जैसे लाल बंदर। मिर्ज़ा, जनाब हीले न कीजिए ये किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, ख्याल तो कीजिए, शहर का मुआसरा हो गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी, ये किस्त और मात। फौज निकल गई, यारों ने दूसरी बाजी बिछा दी। मिर्ज़ा जी बोले, आज खाने की कैसी रहेगी। मीर, आज रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख लगी है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में ना मालूम क्या हो रहा होगा। मीर, शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा, लोग खाने से फारिग होकर आराम कर रहे होंगे। हुजूर जाने आलम की इस्तिराहत फरमाते होंगे या शायद सागर का दौर चल रहा होगा। अब के दोनों दोस्त बैठने खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब के मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। इसी असना में फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब
वाजिद अली शाह मालूम कर दिए गए थे माजूल कर दिए गए थे और फौज ने गिरफ्तार किए लिए जाती थी। शहर में कोई हंगामा ना हुआ, ना कुश्त और खून, यहाँ तक कि किसी जांबाज ने एक कतरा खून भी न बहाया। नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे लड़की रोती पीटती ससुराल जाती। बेगमें रोईं, नवाब रोए, मामाएँ मुगलानियाँ रोईं और बस सल्तनत का खात्मा हो गया। अजल से किसी बादशाह की माजूली इतनी सुल्ह आमेज, इतनी बेजरर ना हुई होगी। कम अज कम तारीख में इसकी नज़ीर नहीं। ये वो अहिंसा न थी जिस पर मलाइका खुश होते हैं। ये वो पस्त हिम्मती, वो नामर्दी थी जिस पर देवियाँ रोती हैं। लखनऊ का फरमा रवा कैदी बना चला आता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये सियासी जमाल की इंतहाई हद थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर, ए आला को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा आप कोई काजी हैं, ये कीजिए सह। मिर्ज़ा, हजरत ज़रा ठहरिए, इस वक्त बाग जी की तरफ तबीयत नहीं माइल होती। हुजूर ए आला खून के आंसू रोते जाते होंगे। लखनऊ का चिराग आज गुल हो गया। मीर, रोना ही चाहिए, ये ऐश कैद ए फिरंग में कहाँ मैसर ये सह। मिर्ज़ा, किसी के दिन हमेशा बराबर नहीं जाते। कितनी सख्त मुसीबत में है बला ए आसमानी। मीर, हाँ है ही, फिर किस्त, बस दूसरी किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, आप बड़े बेदर्द हैं वल्लाह। ऐसा हादिसा जहाँ कहाँ देखकर आपको सदमा नहीं होता। हाय हुजूर, जाने आलम के बाद अब कमाल का कोई कदरदान न रहा, लखनऊ वीरान हो गया। मीर, पहले अपने बादशाह की जान बचाइए, फिर हुजूर इन पुरनूर का मातम कीजिए। ये किस्त और मात लाना हाथ। नवाब को लिए हुए फौज सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा जी ने नई बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर साहब ने कहा, आइए नवाब साहब की हालत ए जार पर एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा जी की वफादारी और इतायत सियारी अपनी हार के साथ गायब हो गई थी। वो शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए बेसब्र हो रहे थे। शाम हो गई। मस्जिद के खंडर में चमगादड़ों ने अजान देना शुरू कर दी। अबाबीलें अपने अपने घोंसलों से चिमट कर नवाज ए मगरिब अदा करने लगे, पर दोनों खिलाड़ी बाजी पर डटे हुए थे। गोवा वो खून के प्यासे सूरमा मौत की बाजी खेल रहे हों। मिर्ज़ा मुतवातिर 3 बाजियां हार चुके थे। अब चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वो बार बार जीतने का मुस्तकिल इरादा करके खूब संभल कर तबीयत पुरजोर दे दे कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी खराब पड़ जाती थी कि सारी बाजी बिगड़ जाती। उधर मीर साहब गज़लें पढ़ते थे, ठुमरियाँ गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, आवाज़ें कसते थे, जिला और जुगत में कमाल दिखाते थे। ऐसे खुश थे गोया कोई दफीना हाथ आ गया है। मिर्ज़ा साहब उनकी ये खुश फहमियाँ सुन सुनकर झुंझलाते थे और बार बार तेवर चढ़ाकर कहते, आप चाल ना तब्दील किया कीजिए। ये क्या कि चाल चले और फौरन बदल दी। तो कुछ करना हो एक बार खूब गौर करके कीजिए। जनाब, आप मुहरे पर उंगली क्यों रखे रहते हैं? मुहरे को बेलाग छोड़ दिया कीजिए। जब तक चाल का फैसला ना हो जाए, मुहरे को हाथ न लगाइए कीजिए। हजरत, आप एक चाल आध घंटे में क्यों चलते हैं? इसकी सनद नहीं। जिसकी एक चाल में 5 मिनट से ज़्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जीन पिटा जाता था। बोले, मैंने चाल चली कब थी? मिर्ज़ा, आपकी चाल हो चुकी है, खैरियत?
इसी में है कि मोहरा उसी घर में रख दीजिए। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने मोहरे को हाथ से छुआ कब था? मिर्जा, आप कयामत तक मोहरे को ना छुएं तो क्या चाल ही ना होगी? फरजीन पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, ये बाजी आपकी मात होगी। मीर, मेरी मात क्यों होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उस घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्जा, आपको रखना पड़ेगा। मीर, हरगिज नहीं। मिर्जा, रखेंगे तो आपके फरिश्ते आपकी हकीकत ही क्या है? बात बढ़ गई। दोनों अपने टेक के धनी थे, न दबता था न वो तकरार मिला मुहाला। गैर मुतल्लिक बातें होने लगती हैं जिनका मंशा जलील और खफीफ करना होता है। मिर्जा जी ने फरमाया, अगर ख़ानदान में किसी ने शतरंज खेला होता तो आप आइन और कायदे से वाकिफ़ होते। वो हमेशा घास छीला शतरंज, आप क्या खाकर शतरंज खेलिएगा? रियासत शय ए दिगर है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो शतरंज खेलते पीढ़ियाँ और पुश्तें गुजर गईं। मिर्जा, अजी जाइए जनाब, नवाब गाजीउद्दीन के यहाँ बावर्ची गिरी करते करते उम्र गुजर गई, उस तुफैल में जागीर पा गए। आज रईस बनने का शौक़ चढ़ाया, रईस बनना दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुँह कालिक लगा रहे हो? वही बावर्ची रहे होंगे। हमारे बुजुर्ग तो नवाब के दस्तरखान में बैठते थे, हम निवाला वो हम प्याला थे। मिर्जा, बेहयाओं को शर्म भी नहीं आती। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा, ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं हैं। किसी की ने आँख दिखाई और हमने दिया तुला हुआ हाथ, भंडार खुल गए। मिर्जा, आप हमारे हौसले देखेंगे तो संभल जाइए, तकदीर आजमाई ही हो जाएगी इधर या उधर। मीर, हाँ आ जाओ, तुमसे दबता कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकालीं। उन दिनों अदना आला कभी कटार खंजर शेर पंजा बांधते थे। दोनों ऐश के बंदे थे मगर वे गैरत न थे। कभी दिलेरी उनमें अंका थी मगर जाति दिलेरी कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके सियासी जज्बात फना हो गए थे। बादशाह के लिए, सल्तनत के लिए, कौम के लिए क्यों मरें, क्यों कर अपनी मीठी नींद में खलल डालें? मगर इनफिरादी जज्बात में मुतलक खौफ न था, बल्कि वो कौमी हो गए थे। दोनों पैतरे बदले लकड़ी और गतका खेले हुए थे। तलवारें चमकीं, छपा छपकी आवाज़, दोनों जख्म खोर गिर पड़े। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू की न गिरी। उन्हीं दोनों आदमियों ने शतरंज के वजीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। अंधेरा हो गया था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने तख्त पर रौनक अफरोज थे। उन पर हसरत छाई हुई थी, गोया मकतूलीन की मौत का मातम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। खंडहर की पेचीदा दीवारें और खस्ता हाल कंगूरे और सर्व सुजूद मीनार उन लाशों को देखते थे और इंसानी ज़िंदगी की बेसबाती पर अफसोस करते थे जिसमें संग व खिस्त का सवाद भी नहीं। यही थी कहानी शतरंज की बाजी।